पांच के पंच में हम आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबर। मैं बताऊंगा संसद सत्र शुरू होते ही कैसे पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बड़े हमले किए। मैं आपको बताऊंगा बिहार विधानसभा में क्या क्या हुआ, क्यों मचा बवाल। मैं आपको बताऊंगी कैसे दिल्ली में सीजेपी का संसद चलो प्रदर्शन हुआ उग्र। मैं आपको बताऊंगी बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर के बीजेपी को चैलेंज के बारे में। समस्तीपुर में कैसे एक छात्र की दिन दहाड़े जान ले ली गई, मैं आपको बताऊंगी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की और देश की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र भी किया। तो दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने अंतरिक्ष सेक्टर में भारत की कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि देश के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित विक्रम-1 ने उड़ान भरी थी। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बताया गया कि 28 साल के एवरेज एज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में झंडा गाड़ा है, लेकिन मैं किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूं। यानी निशाना सीधे तौर पर राहुल गांधी पर था। सुनिए। मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ 1 महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की, ऐसी कामयाबियां जिनसे हर नागरिक को गर्व महसूस होता है। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष से संसद में सार्थक चर्चा करने की अपील की और कहा कि राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को संसद में मंच मिलनी चाहिए, कि जहां तथ्य और तर्क होते हैं वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती। दूसरी तरफ आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और इस कारण कई बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और इस दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने कई सवाल खड़े किए। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट रहा वो वाकई में उत्पाती रहा। इस दौरान पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने वहां पर व्यवहार किया उसने लोकतंत्र पर बहुत सारे सवाल उठा दिए। और लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि अगर पुलिसकर्मी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता नहीं करते, आज के दौर में ये लोग सारे प्रदर्शनकारी देश की संसद पर हमले करते और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा अपमान होता। ऐसे बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्र में अनुपस्थित नजर आए। नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी का मुद्दा सदन में उठाया। जदयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। खालिद अनवर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष देश से बाहर हैं, उनको अपने परिवार से मतलब है। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा पार्टिकों में भी प्रदर्शन किया, यानी जोरदार हंगामा विधानसभा के अंदर देखने को मिला। छात्रों के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए विपक्ष के नेताओं ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं के हाथ में तख्तियां भी नजर आई। बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली गठित एनडीए सरकार का ये पहला मानसून सत्र है। इस सत्र में सरकार कई अहम विधायकों को पास कराना चाहती है। मानसून सत्र में शामिल होने के लिए विधायकों के विधानमंडल पहुंचने का सिलसिला लगातार आज सुबह से ही देखने को मिल रहा था। सत्र में राज्य सरकार बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन समेत 13 विधायक पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक विधानमंडल के सत्र के पहले दिन विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। वहीं 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। इसके साथ ही पारित किया जाएगा। विधानमंडल के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं कि आज भी हंगामा देखने को मिला और 5 दिन लगातार हंगामा होने की तस्वीरें नजर आएंगी। विपक्ष ने भी सत्र में सरकार को घेरने के लिए अपनी योजना तैयार की। सत्र के दौरान विपक्ष सदन के अंदर भोजपुर जिले के बहुचर्चित भर्तीवारी एनकाउंटर कांड पर सरकार से जवाब मांग रहा है। इसके अलावा राज्य की आर्थिक स्थिति समेत अन्य कई मुद्दों पर विपक्ष हमलावर है, लेकिन विपक्ष खुद ही अपनी चाल में फंसा नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टी के तमाम विधायक तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने वाले तेजस्वी यादव ही गायब हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा का माहौल काफी गर्म हो गया है।
दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। ये विरोध प्रदर्शनकारी सोची समझी साजिश के तहत संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद इन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच एक अहम बैठक हुई। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन और छात्रों से जुड़े मुद्दों के बीच हुई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में मौजूदा हालात, विरोध प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम और छात्रों की मांग पर चर्चा होने की अटकलें हैं। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। शिवसेना यूबीटी पहले ही आंदोलन को अपना समर्थन दे चुकी है। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि उद्धव ठाकरे भी आंदोलन के समर्थन में दिल्ली जा सकते हैं। ऐसे में अब इस प्रदर्शन का राजनीतिक दायरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे को लेकर भी सियासी चर्चाएं तेज हैं। अगर ठाकरे जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करते हैं तो ये विपक्षी दलों के लिए सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। वहीं अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की बैठक के बाद सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। फिलहाल दिल्ली में प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई और नेताओं की बैठक ने पूरे मामले को गरमा दिया है। सवाल यही है, क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत कर समाधान का रास्ता निकालेगी या फिर विरोध प्रदर्शन करने आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन जाएगा? क्योंकि जिस तरह से इन प्रदर्शनकारियों ने एक साजिश और प्लान के तहत संसद को घेरने की कोशिश की, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये विपक्षी दल ताकत विरोधी, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ खड़े हैं या फिर ये इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? कुल मिलाकर ये मामला अभी और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बहरूपिया कहे जाने पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। वो भड़कते हुए नजर आए हैं। नितिन नवीन को चुनौती देते हुए उनका कहना है कि अगर भाजपा में दम है तो वो अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। पीके ने तंज कसा कि हार के डर से दिल्ली से लेकर बिहार तक के नेता और 6000 कार्यकर्ता यहाँ डेरा डाले हुए हैं, फिर भी बीजेपी का हारना तय है। मीठापुर में पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता के जागने से अब केंद्रीय मंत्री भी वोट मांगने आ रहे हैं। बांकीपुर की जंग में बहरूपिया बताए जाने पर प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे चुनौती दे दी है बीजेपी को। उनका कहना है कि बोलने के लिए तो कोई रोक है ही नहीं, अगर इतना ही दम है तो अकेले लड़ लीजिए। पूरे बिहार में 6000 कार्यकर्ताओं को जुटाया है आपने, यहाँ से लेकर दिल्ली तक कोई नेता बाकी नहीं है, सब आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहीं पर डेरा डाले हुए हैं, इससे भी जान बचने वाली नहीं है क्योंकि आपकी हार सुनिश्चित है। वहीं 2 दिवसीय पटना दौरे पर आए भाजपा अध्यक्ष सह सांसद नितिन नवीन पटना से नई दिल्ली लौट गए। दिल्ली जाने के पहले उन्होंने बांकीपुर विधानसभा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बात की, उपचुनाव में लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। भाजपा अध्यक्ष से बांकीपुर क्षेत्र के महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के नेताओं ने मुलाकात की है। साथ ही मंडल अध्यक्ष और वार्ड पार्षद भी भाजपा अध्यक्ष से मिले। इस दौरान अध्यक्ष ने सभी नेताओं को बांकीपुर उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कई टिप्स दिए हैं, यानी कि बांकीपुर की जंग अब और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। बौखलाते हुए प्रशांत किशोर भी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका डर साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसीलिए वो बीजेपी पर भड़क रहे हैं और उन्हें एक के बाद एक चुनौती दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट को सरेआम जनता के सामने लाकर खड़ा कर रहा है। खबरों के आखिरी में बात समस्तीपुर की, जहां स्कूल जा रही एक मासूम छात्रा को बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात उस वक्त हुई जब वो बच्ची रोज की तरह अपने घर से पढ़ाई करने के लिए स्कूल जा रही थी। अचानक आए अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया और मौके से फरार हो गए। गोली लगते ही छात्रा वहीं जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौके पर ही जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बच्ची के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्थानीय लोगों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा देखा जा रहा है।
सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई इस सनसनीखेज वारदात से सहमा हुआ है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। मैं सुबह में आज सूचना मिली कि एक बच्ची स्कूल जा रही थी। इसी क्रम में घर के जस्ट बगल में ही एक व्यक्ति के द्वारा जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर तुरंत पुलिस पहुंची और वहां से फायर खोखा 4 बरामद हुआ है। बच्ची को भी गोली लगी है। बच्ची के मां और परिवार वाला द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी गई है और जो अभियुक्त मारा है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। वहां पर डीआईओ और एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है। पुलिस इस केस को जघन्य मानते हुए एक चुनौती के रूप में ले रही है और इसमें एसआईटी भी गठित की जा रही है। अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी इसमें। अभी उसके परिवार वाले पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं और जैसे ही फर्दर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपको शेयर। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की बारीकी से छानबीन कर रहे हैं और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। हालांकि अभी तक हत्या की असली वजह का पता नहीं चल पाया, आखिर गोली क्यों मारी गई। खैर, दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन बेखौफ अपराधियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है।